अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आखिरकार तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर से हतमी वॉकआउट कर गई है। तहरीक इंसाफ अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा तासुर दे रही थी कि जैसे उसको हुकूमत से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं रही। यही वजह थी कि पीटीआई हुकूमत के लिए गुंजाइश कम करती चली गई। पहले पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे दौर को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत किया। फिर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी, लेकिन फिर गुज़श्ता रोज़ इस डेडलाइन को कम करके 28 जनवरी तक किया गया और पीटीआई ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकर्ररा वक्त में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म तसव्वुर होंगे। लेकिन अब डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का ऐलान ना करने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा है। हुकूमत ताउन ना करने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे थे, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात ख़त्म करने पर हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई का मुज़ाकरात से इनकार अफसोसनाक है। जिस बेताबी से ये लोग मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। पीटीआई दोबारा गौर करे, मुज़ाकरात ना छोड़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस बारे में क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इसकी डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे, लेकिन मुझे कोई लफ्ज मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। अब हुकूमत मुज़ाकरात में अपनी संजीदगी को जाहिर कर रही है और साथ ही तहरीक इंसाफ से मुतालबा भी किया जा रहा है कि मुज़ाकरात छोड़ने पर भी तहरीरी तौर पर लिख कर दे ताकि कहीं पीटीआई दोबारा अपनी बात से यू टर्न न ले ले। अब मुज़ाकरात ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर इसका पहलू ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ बैकडोर चैनल के जरिए अपने मामलात को डील करना चाहती है। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाती हुई नजर आई, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की भी कोशिशें तेज़ कर रही है। और ये सब इस बात का इंदिया दे रहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को ख़त्म करना अफोर्ड कर सकती है। यहाँ तक कि ऐवान में भी वो अपने एहतजाज को भरपूर अंदाज में रिकॉर्ड कराती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक एक तरह से ये शिकवा कर रहे हैं पार्लियामान को चलने ही नहीं देना चाहती। नई तहरीक इंसाफ हर तरफ से हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा रही है, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर मजीद नहीं बैठना चाहती। अब इस तरह अचानक मुज़ाकरात को दरमियान में छोड़ के जाने पर तहरीक इंसाफ पर तनकीद भी की जा रही है। फैसल वोडा भी अपने रद्द-ए-अमल में कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात को ख़त्म करने के पीछे पीटीआई और हुकूमत का था कि बानी पीटीआई जेल में रहे। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल वोडा साहब को आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का दोनों का मकसद यही था मुज़ाकरात ख़त्म करने पर कि बानी पीटीआई को जेल से रिहा ना होने दिया जाए, तो बीच मंझधार पीटीआई छोड़ गई, मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर चली गई। ये कोई स्ट्रेटेजिकली आपने किया है, मसलहतन किया है? अब इसमें अगर स्ट्रेटेजिकली हुआ है तो क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारो मदार जो है वो सारा का सारा हुकूमत के ऊपर था। हम तकरीबन पिछले 1 महीने से हमारी यही कोशिश थी कि हुकूमत जो है वो कोई संजीदगी का मुजाहरा करे और मुज़ाकरात जो है वो नज़र आए कि वो मौसर भी हैं और कामयाबी की तरफ भी जा रहे हैं। जी देखिए, पहले इन्होंने मुतालबा किया कि इन राइटिंग चीज़ें दें, हमने इन राइटिंग इनको चीज़ें दी। उसके बाद इन्होंने हमारे उन मुतालबात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पब्लिक किया और ये शिकवा किया कि जी ये तो इन्होंने हुकूमत की चार्ट शीट जो है वो बनाई है। हालांकि इनको पता था, मीटिंग्स के दरमियान ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि जी हमारे क्या मुतालबे हैं। तो हमने 2 बुनियादी मुतालबात इन लोगों के सामने रखे कि 1 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं और 24 से 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हमें जो लग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है ताकि वो चीज़ें कौम के सामने आ सके। तो उसके बाद इन्होंने किसी भी लेवल पे हमें ये नहीं लगा कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। तो अभी भी मौका है, अगर ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो तो जुडिशल कमीशन जो है उसका ऐलान किया जाए, उनकी TORs के ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर डिबेट हो सकती है आगे चल के। TORs क्या होंगे, कैसे होंगे, लेकिन शायद खटक साहब 31 जनवरी तक की कट ऑफ लाइन रखी गई थी। आपने मुज़ाकरात खत्म करने के लिए डेडलाइन 31 जनवरी की रखी, उसे गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी तक ले आए। लेकिन आज क्या हुआ कि अचानक से आपने मुज़ाकरात खत्म कर दिए? तो क्या बेसब्री क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? रेहान तारिक साहब जी देखें, इस पे
कल हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है मुज़ाकरात के, वो साहबजादा हामिद रजा साहब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, मीडिया टॉक करना चाह रहे थे, तो चारों तरफ से पुलिस आई, 2 एसपीज आए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ आप हमारे ही मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबर हैं, जो स्पोक पर्सन है मुज़ाकराती कमेटी के, आप जाके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करें। तो ये कैसा मुज़ाकरात का माहौल है? मुज़ाकरात के लिए आपको एक माहौल भी देना होता है, आपने 2 कदम होता है। एक तरफ आप हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो है वो अच्छे माहौल में हो और कामयाब भी हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उनकी असलियत आपने भी देखी कि जब हमने इमरान खान साहब से हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करना चाह रही थी, 2 दिन तक तो उनको जो हमारे देखिए वो बात तो बहुत पीछे रह गई ना शायद खटक साहब। मुलाकात तो बिलाखिर हो गई, अब ये मुज़ाकरात खत्म करने बारे भी हुकूमत कहती है हमें लिख कर दें, लिख कर देंगे कि मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं आप इस स्टेज पर? हम क्यों लिख के दें? क्यों हम इनके घर से खाते हैं? नहीं तो इसका मतलब ये कि मामला अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं, कोई रिटर्न नहीं है, इसका वापसी नहीं हो सकती अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज। देखिए नहीं जी, हो सकती है जुडिशल कमीशन के कयाम का ऐलान कर दें, आसान करी चीजों को, मिक्सअप ना करें। अभी तो है 30 तारीख तक का डेडलाइन। अगर जी देखें, हम अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। अगर हमें यह लगे कि हुकूमत संजीदा है, वो जुडिशल कमीशन के कयाम का ऐलान करती है, वो ऐलान करें कि जी हम 26 और के हवाले से और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन जो है हम उसके लिए तैयार है बनाने के लिए, तो वो ऐलान कर दे, तो उसके बाद हम अपना फैसला रिव्यू कर लेंगे। नहीं लेकिन अभी भी आप ये कह रहे हैं कोई सेकंड थॉट दे सकते हैं आप, ये कोई हतमी बात नहीं है कि मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए आप, अभी भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। 30 तारीख तक हमने इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया था मुज़ाकरात के लिए, वो डेडलाइन हमारी बरकरार है। लेकिन जी देखिए, जब कल इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के ऊपर अटैक किया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो कि स्पोक पर्सन है मुज़ाकरात के हवाले से, जो आपको, मीडिया को, कौम को आगाह करते हैं, तो आप जाके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करें, चारों तरफ से पुलिस जो है वो हिसार डालें, और फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम मुज़ाकरात खेलते रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता। जी देखिए, मुज़ाकरात ना हमारी कमजोरी है ना हमारी मजबूरी है, इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है। वो जी देखे, वो जब कॉल देंगे तो फिर दोबारा हम एहतजाजों की तरफ जाएंगे, क्योंकि अदवाइज है अदलिया से हमें कोई ज्यादा तवक्को नहीं है, गो के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हम अदलिया के ऊपर रियलाई भी कर रहे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव के नीचे आ गई है, अदलिया जो है वो अब आज़ाद नहीं रही, और अब तो बात पीका पे भी आ गई है। आप लोगों को, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए नई कानून साजी आज इन्होंने पार्लियामान से कराई, कल जॉइंट सेशन है तो वो उसे मंजूर भी कराएगी। खटक साहब, आप किसी बैकडोर चैनल की तरफ तो नहीं देख रहे? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कॉल ऑफ करने का मकसद ये तो नहीं है कि बिहाइंड द कर्टन कुछ चीज़ें हो रही हैं या बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है, या फिर ये कि बैकडोर चैनल क्योंकि बंद हो गया है इसलिए मुज़ाकरात भी बेफायदा है, इसलिए पीटीआई समझती है कि अब हुकूमत के साथ भी बैठना मुनासिब नहीं? जी देखिए, पहली बात ये कि इमरान खान साहब जो है, अगर कोई ये चाहता है कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में अपनी रिहाई लेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और रही बात बैकडोर चैनल की, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को कन्फर्म भी करता हूँ, और मेरे साथ इतलात भी है, मेरे साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन भी है जो मैं इस टाइम नहीं शेयर करना चाहता क्योंकि कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो पेशावर में मुलाकात हुई वो एक बड़े अच्छे माहौल में रही। उसमें हमारे चेयरमैन, हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनकी मुलाकात भी हुई और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस भी हुई, और मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ है। तो वो तो चले आगे जाके पता चलेगी। इत्तेफाक हुआ है, ये तो सिर्फ आप हुकूमत को डराना चाहते हैं ये कह करके। बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, हत्ता कि ISPR की तो प्रेस रिलीज भी आ गई और क्लैरिफिकेशन भी आ गई, खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिले वज़ीर आज़म से, उन्होंने ब्रीफ भी कर दिया। तो उन्होंने तो कह दिया कि आप सियासी मामलात को हुकूमत के साथ डिस्कस करें। जी देखिए, अगर सियासी मामलात हमने हुकूमत से डिस्कस करनी है तो फिर तो तमाम इदारों को अपने हदूद में रह के अपना ही काम करना चाहिए। जब वो इंटरफेयर करते हैं चीज़ों के ऊपर, जब वो मुदाखलत करते हैं, जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, जब आप कौम को इस बात का अंदाज़ा हो, कौम को पता लग रहा है कि हर चीज़ के पीछे बैक
से कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़ेर असर है, तो फिर अगर किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हकीकत है, माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, आज भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। और हमारी तो यही कोशिश है कि हम इस मुल्क में जो हमारी जदोजहद है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की, कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी कायम हो और तमाम इदारे जो हैं वो अपने हदूद में रह के अपने आईनी हदूद के अंदर काम करें। तो अगर आईनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं इदारे, तो वो किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें नज़र भी आती हैं और महसूस भी होती हैं। अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने तो क्या करना है? सड़क गर्म करेंगे, को धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, या अदालतों में अपने मुकदमात लेके जाएंगे? क्या करेंगे? जी देखिए, एक तो ये कि हमें तवक्को जो है वो अपनी अदालतों से है, अच्छी है, बुरी है, कंप्रोमाइज़ है, कमज़ोर है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अदलिया में अपने केसेस, जो फेक केसेस इमरान खान साहब के ऊपर, वो हम डिफेंड करें। अभी अलकादर का यूनिवर्सिटी का जो केस उनके ऊपर बनाया गया है, तो हमने ऑलरेडी हम रिज्यू कर चुके हैं। मेरे ख्याल में मंगल को वो केस जो है शायद लग भी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे कम्पीट करेंगे, वहाँ पे हम डिफेंड करेंगे। और रही बात मुज़ाहमत की या एहतजाजों की, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। वो जब भी कॉल देंगे, वो जब भी प्रोटेस्ट चाहेंगे, तो कौम तैयार बैठी है। कौम जब भी इमरान खान साहब ने उनको बुलाया है, उनको मायूस नहीं किया, वो चले आते हैं। वो दूसरी बात है कि कौम के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर उनको गोलियां चलानी पड़ी, हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे लोगों को एबडक्ट किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, उनको ज़ख्मी किया गया। और बहुत से हमारे इस टाइम कारकुनान जो है, 5-6 हज़ार कारकुनान जो है वो पाबंद सलासल है। तो ये मुश्किलात जो है हम फेस कर रहे हैं। ये मुश्किलात तो पीटीआई के लिए है, लेकिन पीटीआई हुकूमत के लिए क्या मुश्किल पैदा कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी देखिए, इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी कि वो हुकूमत जो है वो इस टाइम बड़ी ही तनहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मकामी तौर पे भी महंगाई की जो सूरत हाल है, जो गवर्नेंस का इशू है, सिर्फ टिकटॉक्स के ऊपर ये लाए है, आपको कहीं पे भी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है, या अफगानिस्तान का जो इशू है, तो बड़े सीरियस चैलेंजेस है इनके लिए। तो ये तो चला नहीं पा रहे, क्योंकि अवामी इत्तेमाद इनके साथ है नहीं। अवाम ने इनको मैंडेट दिया नहीं है, अवाम ने इनको इलेक्ट नहीं किया। तो बहुत से महाज पे इनको दूसरे भी चैलेंजेस हैं। और तहरीक इंसाफ जो है, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम अपना पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। अदलिया में तकसीम शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर जजेस साहिबान में तशवीश पाई जाती है। ऐसा तासुर उभर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अहम पहलू ये भी है कि बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाहता है, लेकिन इस हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। ये तासुर उभर रहा है जैसे आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। कौन सा केस कहाँ सुना जाएगा, इस पर अदलिया में अभाम पाया जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस गुमगू की कैफियत से निकलने का हल मांगती है, तो हुकूमत की जानिब से ये कह दिया जाता है कि अदलिया एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत ना करे। बहरहाल अब बेंचेस इख्तियारात केस में जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जजेस के चीफ जस्टिस को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जाहिर है जजेस कमेटी में तो चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल हैं, और इस केस की समाअत में ये रिमार्क्स किसी भी दिए जा रहे हैं कि केस को वापस लेने के मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहना चाहते हैं कि फुल कोर्ट केस को वापस लेने के मामले की वजूहात को सुने और फिर फैसला करे। अब आज बेंचेस इख्तियारात केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता? इस पर अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा है। बादियुम नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल पर मुआविनत दें जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस ऐसे बने जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सवाल आ जाएगा। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया, क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाती है?
कोई एक मिसाल ऐसी मौजूद है? इस पर हामिद खान ने कहा कि बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाए, ऐसा केस कहीं पे भी नहीं होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जस्टिस अकील ने कहा कि 191A को सामने रखा गया तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? इस पर हामिद खान ने कहा कि पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत के दायरे इख्तियार का फैसला कर सकती है, मगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कमज़ोर नहीं कर सकती। वकील हामिद खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आईनी बेंच के केसेस मुकर्रर करने का इख्तियार है। इस पर जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? राजा आमिर केस में भी फुल कोर्ट बना था। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भोन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एहसन भोन ने जस्टिस मंसूर से कहा कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं वो 26वीं तरमीम के बाद गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा है, आप कमेटी में बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। इस बात पर एहसन भोन बोले कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये तो गपशप लगी रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बात पर अदालत में कहकहे गूंजने लगे। अब बहरहाल बेंचेस इख्तियारात केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया गया है और अगर अदालती फैसले में एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाती है तो फिर ये एक तरह से जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को पैगाम होगा कि वो उनसे इख्तलाफ रखते हैं और उनके केस वापस लेने के फैसले को तस्लीम नहीं करते। अब बहरहाल ये सवाल उठ रहा है कि हुकूमत अदलिया में बढ़ती तकसीम को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं कर रही? हुकूमत की खामोशी तो बता रही है कि उसको ये तकसीम सूट करती है, क्योंकि हुकूमत पर तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मनपसंद बेंच फिक्सिंग से अपने कानूनी मामलात को बढ़ावा देना चाहती है, उनको सीधा करना चाहती है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बन सके इसलिए वो बराए मुखालिफत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस सारे मामले के ऊपर हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ाहिर है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात वाला मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, PTI भी बैक ऑफ कर चुकी है। बज़ाहिर तो हुकूमत जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर इसलिए दिखाई देती है कि उन्होंने अपने तई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसपा भी कर लिया है, मामलात को मैनेज भी कर लिया और उधर से जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद के मामलात हैं वो भी अपनी तरफ है। राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो जो अदलिया में तकसीम है, तासुर ये उभर रहा है कि ये तकसीम हुकूमत को सूट करती है और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस भी लगा रही है और दूसरी तरफ जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो मोतरज़ हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर, जिसको आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो अदलिया वो एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत ना करे। तो क्या ये जो तकसीम है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेचैनी है, ये हुकूमत को फेवर करती है, सूट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत को बिल्कुल भी कहीं भी इंस्टेबिलिटी हो किसी नेशनल अदारे में वो सूट नहीं करती। लेकिन देखें बदकिस्मती से ये रहा है कि जो लोग नहीं बन सके, जिनका ख्याल था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे और उनको वो चीज़ नहीं हो सकी और 26वीं आईनी तरमीम एक आईनी तरीके से हो गई, तो उसको अब एक्सेप्ट करने में कुछ जजेस जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे और वहाँ वो कहीं ना कहीं जब उससे रिलेटेड मामला आता है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आने वाले वक्त में सेटल हो जाएंगी क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है, अब उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। तो अब आप उसके तो ये जो अभी जो केस जो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो एक रिव्यू होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से ये मामला इख्तिताम पजीर हो जाएगा और ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल हुकूमत जो है अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रहे। जजेस जो हैं जो मैकेनिज्म 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो सेट हुआ है उसके मुताबिक लगते हैं। देखिए, इस बात का इजहार आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा और उन्होंने लाइटर नोट किया एहसन भोन साहब से कि देखिए हम तो जजेस के हवाले से जो वोट देते हैं वो एक ही वोट होता है और बाकी 11-11 वोट दूसरी तरफ पड़ जाते हैं, तो हमारा इतना इख्तियार है। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो लोग नहीं बन सके चीफ जस्टिस, बेहतर होता कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तो वो साइड पे हो जाते। लेकिन अब वो इस निज़ाम को, जो नया निज़ाम जिसमें उनको वो रोल नहीं मिल सका जिनके वो ख्वाहिशमंद थे, अब वो इस निज़ाम को जो है वो हर थोड़ी देर बाद इसको चैलेंज करते हैं या इसके अंदर जो है वो कीड़े निकालते हैं या इसको चलने से ही उस तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें आगे जाके जब ये बात क्लैरिटी के साथ, अब तो हो गई आईनी तरमीम, उसके जब रिव्यू होगा तो ये चीज़ें सेटल होगी। लेकिन राना साहब, जहाँ कहीं कोई एग्रीव्ड होता है किसी भी केस के अंदर,
वहीं कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी तो होता है। तो फिर आपको ये भी तो देखना है ना कि अगर एक ग्रीव्ड पार्टी है तो बेनिफिशियरी पार्टी भी है। और फिर एक तासुर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पिटिशंस लगी हुई हैं वो उनके पास जाएंगी, जो प्रोडक्ट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देखें, बात यह है कि ये जो आपका जुडिशल एक्टिविज्म है, जो झुकाव हमने देखा पिछले कुछ सालों में जमातों की तरफ, हाईएस्ट जो ऑफिस था जुडिशरी का, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, जो माशी एक बहरान पैदा हुआ है, इसको अब इख्तिताम होना चाहिए। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है, हर आपका इंडिकेटर पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी को वो रोल अदा करना चाहिए कि जो एक कंफ्यूजन जो रही है उसको अब खत्म करें। बिल्कुल, जो आइन जो नहीं, देखें, ये हक है पार्लियामेंट का कि वो आईनी तरमीम करे, और जब आपने एक पूरे नंबर्स के साथ आईनी तरमीम कर दी है तो दैट इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है। अब उसके मुताबिक जो है वो मामला चलेंगे। अगर इस तरह आप हर चीज को उखाड़ फकाड़ कर दें फिर तो ये लड़ाई तसादुम चलता रहेगा। तो मुल्क को आगे बढ़ने दें, मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये कंफ्यूजन खत्म करें, और जो आईनी तरमीम हुई है उसके मुताबिक मामला आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जो रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, 26वीं आईनी तरमीम का जो रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, क्योंकि ये नया कानून है। तो इसके अंदर अब फर्दर जो लोग, ये भी तो हो सकता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई जुडिशियल ऑर्डर पास कर दे और वो कहे कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रेरोगेटिव है कि वो इसको कैसे चलाते हैं और कैसे लेके जाते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि वो इस मामले को किस तरीके से, अब हेयरिंग तो गालबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 27 जनवरी को लगी है, तो उसके अंदर जो है ये क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब एक तरफ तो अदालती महाज है और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मुज़ाकरात को भी ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता, अब ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे, वो चौथे दौर में शामिल नहीं होंगे। आई एम श्योर आप तक ये खबर तो पहुँच गई होगी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखें, हुकूमत ने तो 28 जनवरी को चौथी नशिस्त का अनाउंस किया था, और हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज मांगे थे, जो कि 28 जनवरी को इरफान सदीकी साहब के मुताबिक ख़त्म होते हैं। तो हमने तो तहरीरी तौर पे अभी जवाब देना है इस मामले के ऊपर, और हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये इससे क्या साबित होता है कि पीटीआई, जो कि मुज़ाकरात में ऐसे ही नहीं आई, पीटीआई ने जब एक इंतशार की सियासत 24-26 नवंबर को की फाइनल कॉल के नाम पे, और उसमें इंतशार फैलाया और वायलेंस भी किया, जब उसमें वो फेल हुए और कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, दुनिया भर में ये घूमते रहे, कभी अमेरिका गए, वहां के कांग्रेसमैन से प्रेशर डलवाने की कोशिश की कि कोई इनको रिलीफ मिल जाएगा, कभी ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा। तो हर बार, अभी कल भी कोई ये कांग्रेसमैन के जरिए ये पाकिस्तान को मलाइन करने का एजेंडा इनका जारी है। तो फिर जब मुज़ाकरात में भी बैठे तो इन्होंने कहा हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जिसमें फिर वो फेल हुए। तो अब जो है वो डेडलाइंस दे के, जब हुकूमत कह रही है कि उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है, तो मेरे ख्याल से इनको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये आपको बताती है कि पीटीआई ना पहले कभी इसने मुज़ाकरात किए, और जब मुज़ाकरात में हर जगह से ये फ्लॉप हुए, फेल हुए, तो मुज़ाकरात पे बैठे, लेकिन मुज़ाकरात में बैठे भी तो धमकियां लगा के बैठे और डेडलाइंस दी और सिविल नाफरमानी की बात की। तो ये उनका फेल है कि ये मुज़ाकरात से वॉकआउट कर रहे हैं। हुकूमत अपने स्टैंड पे खड़ी है, और ये अगर इसका कोई ताज जाएगा मुज़ाकरात को बंद करने का, तो वो खान साहब और पीटीआई को जाएगा। नहीं, लेकिन राणा साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में वापस ले आएंगे या मना लेंगे? देखें, ये तो तभी होगा ना जब ये चौथी नशिस्त होगी, उसके अंदर हम तहरीरी तौर पे इसका जवाब देंगे। उससे पहले ही उठ जाना और कहना कि अब हम मुज़ाकरात में नहीं आएंगे, तो फिर हम किससे वो बात नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि वो तो उसी सूरत में होगी जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, यानी उससे मशरूत है चौथी नशिस्त। देखें, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है, ये तो डिक्टेशन है ना। हम आपको तहरीरी तौर पे जवाब 28 जनवरी को, अब जब चौथी नशिस्त अगर होगी, अब अगर होगी नहीं तो फिर हम तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर होगी तो हम उसके ऊपर, हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके टीओआरस पे बातचीत हो। लेकिन हम तो तैयार हैं कि हम आपके साथ बैठने के लिए 28 को, आपने जो चार्टर रखा उसका आपको तहरीरी तौर पे उसके जवाब देने के लिए और आगे मुज़ाकरात को लेने के लिए, चलाने के लिए तैयार है। उठ तो आप गए ना, अगर आप बैठे सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात किसी और जगह पे हो रहे हैं? देखिए, ये तो पीटीआई की बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि वो इक़्तिदार में भी उसी जरिए से आए, और उन्होंने, उनकी सियासत उसके बगैर जो है वो कुछ भी ना थी, और आज भी उनकी यही कोशिश है कि वहाँ से कोई बातचीत हो, लेकिन वहाँ से बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और हमें कोई इसके अंदर पूरा यकीन है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये पार्लियामेंट के मुज़ाकरात थे,
पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने वाली बात थी, लेकिन ये यहाँ से क्योंकि ये बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों में, तो ये वॉकआउट कर रहे हैं। वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है और उसके बाद शायद कोई एपीसी बुलाए जाना का भी कोई इम्कान है, इंडिया दे रही है पीटीआई, तो हुकूमत के लिए किस कदर डिस्टर्बिंग है? देखिए, किसी ने पीटीआई के साथ नहीं खड़े होना, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नुकसान हो, कोई नहीं इनकी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट में कोई नहीं इनके साथ खड़ा होता, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो पीटीआई का तो सियासत ही यही है। पीटीआई की सियासत आपने 26 नवंबर को देखी, जब इन्होंने टेयर गैस मारे, जलाओ घिराव किया, तो कोई जमात भी इसमें बिलीव नहीं करती। ये ग्रैंड नेशनल फ्लॉप होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सबको साथ लेके चले और वो वायलेंस के बगैर सियासत करे। उनका एजेंडा ही इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि बाकी जमातें जो हैं इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेंगी। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पैका एक्ट में कुछ तरमीम की गई हैं और कुछ सख्तियाँ हैं जो बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के आगे बंद बांधने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। हुकूमत पर यह तनकीद भी की जा रही है कि किसी मखसूस जमात के सोशल मीडिया पर बयानियां बनाने के आगे बंद बांधना चाहती है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर पेका एक्ट के जरिए पाबंदी लगाना चाहती है। जबकि हुकूमत का यह ख्याल है कि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा बन चुका है, जिस पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी हो गया और यही वजह है कि अब कौमी असम्बली ने पेका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। पेका एक्ट के तहत गैर कानूनी मवाद या फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। पेका एक्ट के तहत FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। इसके साथ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। ऐसा मवाद जो इस्लाम मुखालिफ, कौमी सलामती या मुल्क की दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता हो, गैर अखलाकी मवाद, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, ब्लैकमेलिंग, जराइम या दहशत गर्दी, हौसला अफजाई समेत 16 इकसाम के कंटेंट को गैर कानूनी मवाद करार दिया गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक अथॉरिटी कुल 9 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा, एक्स ऑफिशो अरकान होंगे और इसी तरह बैचलर्स डिग्री होल्डर और मुतल्लिका फील्ड में कम अज़ कम 15 साल तजर्बा रखने वाले शख्स अथॉरिटी का चेयरमैन के तौर पर काम करेगा और चेयरमैन और 5 अरकान की तैनाती 5 साल मुद्दत के लिए की जाएगी। हुकूमत ने अथॉरिटी में सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला भी किया है। एक्स ऑफिशो अरकान के अलावा दीगर 5 अरकान में 10 साल तजर्बा रखने वाला सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल होंगे, जबकि एक वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल, निजी शोबे से IT एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। और बिल के मुताबिक चेयरमैन अथॉरिटी सोशल मीडिया पर किसी भी गैर कानूनी मवाद को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत देने का मजाज होगा, जबकि चेयरमैन और अरकान किसी दूसरे कारोबार में मुलव्वस नहीं होंगे। नई तरमीम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अथॉरिटी से रजिस्टर कराना लाजमी करार दिया गया है। अथॉरिटी नजरिया पाकिस्तान के बरखिलाफ शहरियों को कानून तोड़ने पर आमादा करने वाले मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होगी। अथॉरिटी आर्म फोर्सेस, पार्लियामान या सूबाई असम्बलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होगी और अब हुकूमत इस बिल का दिफा कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब हुकूमत सोशल मीडिया में इस्लाहात लाने के लिए पेका एक्ट और जो डिजिटल नेशन बिल लेकर आई है, देखना ये है कि इन बिल्स की वजह से सोशल मीडिया पर मुनासिब चेक एंड बैलेंस रखा जाता है या फिर इन बिल्स की आड़ में हुकूमत आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने की कोशिश करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लॉस एंजलिस में लगी आग पर बात करेंगे। इस हवाले से अपडेट्स आपको। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझने की बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका जो एक सुपर पावर है, लेकिन वो तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद आग पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया है और कम अज़ कम 27 अफराद की जान ले ली है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की शिमाल में जंगलात में नई आग लग गई है और खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये कॉस्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया है और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का हमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। आज से कुछ रोज़ कबल आग की शिद्दत में कुछ कमी तो वाक़ई हुई थी, लेकिन माहिरीन का मानना था कि आइंदा कुछ घंटों में तेज़ हवाएं चलने की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और अब तेज़ हवाओं की वजह से आग फिर काबू से बाहर हो रही है। दूसरी जानिब
अमरीकी हुक्काम आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग बुझाने की कोशिशों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को आतिशजनी की मुतादिद वाक़यात से भी निपटना पड़ा है और हुक्काम ने आतिशजनी के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों और पत्तों और कचरे को आग लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक 14 जनवरी की शाम एक खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर कचरे के ढेरों को आग लगाई थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह के मुताबिक खातून ने एतराफ़ किया कि वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसी रोज़ एक और शख्स को दरख्तों को आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस को बताया कि वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है। फिर 12 जनवरी को एक और मुश्तबा शख्स को शिमाली हॉलीवुड में आतिशजनी के पुराने वारंट पर गिरफ्तार किया गया और इस पर लाइटर का इस्तेमाल करते हुए आग लगाने का इल्ज़ाम था। और हुक्काम का कहना है कि कैलिफोर्निया में जंगलात में लगने वाली आग के 95% वाक़यात इंसानी सरगर्मियों का नतीजा होते हैं। अब लॉस एंजलिस में लगी आग और गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही किसी नए रूप के अंदर वारिद हो जाती है और मज़ाक़खेज़ बात यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर अब तक तहकीकात नहीं कर पाई है। ये पता नहीं चलाया जा सका कि आग लगने का वाक़या ट्रिगर कहाँ से हुआ है और कहाँ जाके ख़त्म होगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।